हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 17 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में पॉलिटी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स न्यूज़ में रहे उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। न्यूज़ कवर की जाएंगी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर इंपॉर्टेंट साइट से। आप हमारे टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड है सिटीजनशिप को लेकर के। आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में पार्लियामेंट का मानसून सेशन चल रहा है और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ इंपॉर्टेंट डाटा रखे हैं सिटीजनशिप को लेकर के। उन्होंने ये बताया है कि लास्ट ईयर 2021 में हमारे इंडिया से 1.6 लाख इंडियंस ने सिटीजनशिप को गिव अप कर दिया है। इसके कुछ बेसिक रीजन ये रहे होंगे कि उन लोगों ने अदर कंट्रीज की जो सिटीजनशिप है उसको ले लिया है। यहाँ पर डाटा भी रख रखे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा यूएस की सिटीजनशिप लोगों ने ली है हमारे इंडिया से। और आप सभी को पता है कि इंडिया जो है वो ड्यूल सिटीजनशिप को अलाउ नहीं करता है, इसी की वजह से उनको सिटीजनशिप जो है वो गिव अप करनी पड़ी होगी। और अगर इन डाटा को अगर हम व्यू करें, लास्ट 5 ईयर से कंपैरिजन करें तो 2021 में सबसे ज़्यादा संख्या में ये जो गिव अप सिटीजनशिप का है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। तो इस तरीके से ये जो करंट में जो न्यूज़ है इसको लेकर के क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाएगा, या तो इस ट्रेंड को लेकर के क्वेश्चन पूछ लेंगे या फिर सिटीजनशिप को लेकर के जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनको लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो अब सिटीजनशिप से रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 जो है उसमें बताया गया है आर्टिकल 5 से 11 तक सिटीजनशिप के बारे में। ओके, और जो हमारी पार्लियामेंट है उसको इसके बारे में पावर दे रखा है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है वो हमारे इंडिया में किस तरीके से सिटीजनशिप को हमें एक्वायर करना है, किस तरीके से लॉज किया जाता है इंडिया की सिटीजनशिप, इन सभी के बारे में बताया जाता है। टाइम टू टाइम इस सिटीजनशिप एक्ट को चेंज भी किया गया है, इसमें अमेंड भी किया गया है। तो ये तो बात की हमने आर्टिकल की कि आर्टिकल 5 से 11 तक पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बात बताई हुई है। जब हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, इनेक्ट किया गया था, मींस 26 नवंबर 1949 को, कंप्लीट जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स किया गया था, लेकिन उसका कुछ पार्ट जो है वो 26 नवंबर 1949 को आ गया था। और इसमें से ये सिटीजनशिप वाले जो आर्टिकल हैं वो भी उसी टाइम फोर्स में आ गए थे 26 नवंबर 1949 को। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो आप सभी को पता है हमारे इंडिया में सिटीजनशिप को अगर किसी को अक्वायर करना है इंडिया की सिटीजनशिप को तो 5 वेज हैं। उन 5 वेज की अगर हम डिस्कस करें तो बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, इनके थ्रू जो है वो इंडिया की सिटीजनशिप ली जा सकती है। लेकिन इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो लॉस होती है, वो उसके 3 वे हैं कि 3 तरीकों से इंडिया की सिटीजनशिप को ले लिया जाता है। और इन 3 तरीकों के नेम आपको पता होना चाहिए, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डिप्रीवेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे इंडिया में सिटीजनशिप के बारे में बात बताया हुआ है, लेकिन सिटीजन जो वर्ड है उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से एलोबरेट नहीं कर रखा है, मतलब सिटीजन वर्ड की जो डेफिनेशन होनी चाहिए वो नहीं दे रखी है। तो इस तरीके से यूपीएससी जो है वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेती है कि जब भी कोई टर्म जो न्यूज़ में हो उसके बारे में बेसिक फैक्ट्स आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस टर्म के बारे में क्या बात बता रखी है। तो सिटीजन वर्ड को लेकर के पूछ लेंगे कि हाँ सिटीजन वर्ड को अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो ये बेसिक जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट टर्म से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना वो फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गया सिटीजनशिप को लेकर के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है प्राइवेट मेंबर बिल को लेकर के। अभी मॉनसून सेशन में कुछ प्राइवेट मेंबर उन्होंने कुछ बिल रखा कि 1991 का जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है इसको खत्म किया जाए। इसका बेसिक रीजन उन्होंने ये बताया कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है इसमें एक डेट फिक्स की गई थी और इसमें बोला गया था कि 15 अगस्त 1947 को जो वर्शिप एरिया जिस जगह है, जो कम्युनिटी उनको फॉलो करती है, उसी डेजिग्नेशन को माना जाएगा। तो यहाँ पर
इस बिल में ये बात रखी गई है कि 15 अगस्त 1947 एक डेट मानी गई। इससे पहले मतलब कॉलोनियल एरा के टाइम में या उससे भी पहले जब हमारे यहाँ पर मुगल एम्पायर का रूल था, उस टाइम बहुत सारे वर्शिप प्लेसेस का जो डेजिग्नेशन है वो चेंज हुआ था। मतलब बहुत सारी जैसे हिंदू कम्युनिटी से रिलेटेड जो वर्शिप प्लेसेस थे उनको अदर कम्युनिटी में चेंज कर दिया गया था। तो इसी को लेकर के बोला गया है कि ये जो डेट है ना जो आपने इस एक्ट में रखी थी उसको चेंज किया जाए और इसको नलीफाई किया जाए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्राइवेट मेंबर बिल होता क्या है। सबसे पहले आप ये समझिए, हमारी की जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में एमपी होते हैं। कुछ एमपी जो होते हैं वो मिनिस्टर बन जाते हैं और कुछ एमपी जो हैं वो नॉर्मल एमपी के रूप में रहते हैं। तो वो एमपी जो मिनिस्टर नहीं है उनको प्राइवेट मेंबर के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे एमपी जो मिनिस्टर नहीं है अगर वो कोई बिल लेकर के आते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। लेकिन अगर कोई मिनिस्टर बिल लेकर के आता है तो उसको या तो बोलते हैं गवर्नमेंट बिल या बोलते हैं पब्लिक बिल। ओके, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर गवर्नमेंट बिल लाया जा रहा है मिनिस्टर के द्वारा तो इसको किसी भी दिन इंट्रोड्यूस किया जाता है, किसी भी दिन इस पर डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन ओके, यहाँ पर इनको इंट्रोड्यूस करने से पहले 7 डे का नोटिस देना होता है कि हम एक बिल लेकर के आ रहे हैं और उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल को अगर अपना बिल इंट्रोडक्शन में लेकर के आना है तो 1 मंथ का नोटिस पहले उनको देना होता है प्राइवेट मेंबर बिल को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ फ्राइडे वाले दिन ही प्राइवेट मेंबर बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है और फ्राइडे वाले दिन ही इसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक चेंजेस हैं प्राइवेट मेंबर बिल को लेकर के और पब्लिक बिल को लेकर के, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और आर्टिकल रिलेटेड है साइमल्टेनियस इलेक्शन को लेकर के। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डाटा रख रखे हैं कि 2014 से 2022 तक अगर हम डिस्कस करें तो 50 स्टेट पोल्स जो हैं हमारे इंडिया में देखने को मिले हैं। न्यूज़ क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड आप समझिए। बैकग्राउंड ये है कि प्रेजेंट टाइम में वन नेशन 1 इलेक्शन की बात की जा रही है कि पूरे इंडिया में जो भी इलेक्शन होते हैं वो एक टाइम में हो। इसीलिए ये डिस्कस किया जा रहा है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो इंडिया में किस तरीके से कंडक्ट करवाए जाएं। और इसके लिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को ये जो प्रोसीजर है इसके बारे में भेजा गया है कि आप इसके बारे में डिस्कस कीजिए और जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है उसके बारे में हमें सजेशन दीजिए। ओके, अभी साइमल्टेनियस इलेक्शन क्यों ज़रूरत है, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि हमें एक बार में ही इलेक्शन होने चाहिए? इसको लेकर के कुछ इश्यूज हैं, पहले उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या इसके हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं कि देखो, इंडिया ने इंडिपेंडेंट होने के बाद में जब इंडिया में पहली बार जनरल इलेक्शन हुए 1951 1952, तो इसमें स्टार्टिंग में देखो, अब जो साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात की जा रही है ऐसा नहीं है कि वो अभी की जा रही है। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब स्टार्टिंग में इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शन ही हुए थे। साइमल्टेनियस इलेक्शन मतलब हमारे इंडिया में जो पार्लियामेंट के जो इलेक्शन है, मतलब लोकसभा राज्यसभा के लिए जो इलेक्शन है, राज्यसभा के लिए तो वैसे आप सभी को पता है कि 1/3 जो मेंबर हैं उनका हर सेकेंड ईयर जो है उनकी जो भी टर्म जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो लोकसभा के जो इलेक्शन है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन है वो एक साथ कंडक्ट हो। ओके, ये बात यहाँ पर बोली गई है। हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, जितनी भी यूटीज़ में लेजिस्लेटिव असेंबली है उनमें और लोकसभा के जो इलेक्शन है वो एक साथ हो, इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो पहली बार नहीं हो रहा है। जब पहली बार हमारे यहाँ पर इलेक्शन स्टार्ट हुए थे तब साइमल्टेनियस इलेक्शन ही स्टार्ट हुए थे। लगभग 2 डेकेड के लिए हमारे यहाँ पर एक साथ इलेक्शन चले थे, स्टेट्स में भी और लोकसभा के लिए भी। लेकिन सबसे पहले 1960s के टाइम में केरला में टाइम से पहले जो उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसॉल्व हो जाती है और यहाँ पर कुछ इश्यूज क्रिएट होने लग जाते हैं। मतलब जो साइमल्टेनियस इलेक्शन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो एक साथ हो रहे थे, अब यहाँ पर कुछ धीरे धीरे जो हैं वो इशू क्रिएट हो जाते हैं। उसके बाद में 1962 में जब जनरल इलेक्शन होते हैं उसी टाइम में जो पुदुचेरी यूटी है, इसके अलावा नागालैंड उस टाइम स्टेट बनाया जाता है, वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जाती हैं। तो उनमें जनरल इलेक्शन होने के बाद में यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो एक धीरे धीरे पहले केरला में यहाँ पर देखो टाइम से पहले डिसॉल्व हो गई उनकी टर्म जो है,
उनकी जो गवर्नमेंट जो है, तो इसकी वजह से इशू क्रिएट होने लगा। फिर धीरे धीरे यहाँ पर हुआ। फिर उसके बाद में जब 4th जनरल इलेक्शन हुए लोकसभा के लिए 1967 में, तो यहाँ पर लोकसभा जो है वो 1971 में टाइम से पहले ही डिसॉल्व हो गई। इसकी वजह से यहाँ पर जो इशू है वो क्रिएट होने लग गई। उसके बाद में जब 1975 में इमरजेंसी लगी तो लोकसभा का जो टर्न्योर है उसको एक्सटेंड कर दिया गया। जब एक्सटेंड कर दिया गया तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो इसके बाद में 1967 के बाद में ही हमारे इंडिया में जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है उनमें काफ़ी ज़्यादा वेरीफाई देखने को मिला था। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक तरीके से स्टेट्स में फिर अलग टाइम पर होने लग गए, लोकसभा के लिए जो इलेक्शन है वो अलग टाइम पर होने लग गई। अब क्यों डिमांड की जा रही है कि एक साथ होने चाहिए? देखो, सबसे पहले तो हमारे जो आरपीए एक्ट है, आरपीए एक्ट 1951, इसका जो सेक्शन है, आरपीए एक्ट 1951 का जो सेक्शन 14 एंड 15 जो है वो इलेक्शन कमीशन को अलाउ करते हैं कि कोई भी, चाहे लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उनकी टर्म कंप्लीट होने से 6 मंथ पहले जो है उनके लिए इलेक्शन के लिए डेट जो है वो डिक्लेयर की जा सकती है, लेकिन उससे पहले डेट जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। अब प्रॉफिट क्या होगा जब साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे? प्रॉफिट ये होगा कि देखो, सबसे पहले हमारे इंडिया में बार बार जो है वो इलेक्शन होते रहते हैं। कभी लोकसभा के लिए हुए, कभी किसी स्टेट में हुए, कभी किसी स्टेट में हुए। तो यहाँ पर 2014 से 2022 के लिए कुछ बता रखा है कि 7,432 करोड़ रुपए जो हैं वो खर्च हुए हैं अलग अलग टाइम में इलेक्शन होने की वजह से। अगर एक टाइम में ही इलेक्शन होते तो हमारा मनी जो है वो एक बार में ही खर्च होता। दूसरा, इलेक्शन कमीशन, मतलब जो हमारी मशीनरी इलेक्शन कंडक्ट करवाने में लगती है उसको भी बार बार खर्चा नहीं होता, मतलब गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो काफ़ी कम हो जाता। दूसरा, जो पार्टीज बार बार अपना प्रचार करने के लिए खर्चा करती हैं, जिसकी वजह से पार्टीज़ को फिर डोनेशन मिलता है, और डोनेशन देने के लिए यहाँ पर करप्शन इंक्रीज होता है। तो जब बार बार इलेक्शन ही नहीं होंगे तो बार बार प्रचार नहीं करना पड़ेगा, मतलब जो पार्टीज़ हैं उनको भी ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, और जो करप्शन है वो भी इंक्रीज नहीं होगा। तो ये तो प्रॉफिट हो रहे हैं जब साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे, तो ये प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। दूसरा इशू क्या होता है कि बार बार इलेक्शन हो रहे हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से काम नहीं कर पाती है, ओके, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। तो ये सारे इशू जो है वो सॉल्व हो पाएंगे। लेकिन चैलेंजेस क्या क्या हैं? चैलेंजेस ये हैं कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो स्टेट और लोकसभा के इलेक्शन में, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दूसरे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो उनकी टर्म है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, लगभग 2 से 3 साल का डिफरेंस होता है, ओके। अब इसको कम करने के लिए क्या किया जाए? या तो किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा की जो टर्म है उसको डिक्रीज कर दिया जाए, या फिर उसको एक्सटेंड किया जाए, तभी तो जाकर के सभी एक साथ मिल पाएंगी ना, ओके। अब इसको लेकर के क्या किया जाए? देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 83 जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 83 जो है वो बताता है लोकसभा के टर्म के बारे में, और आर्टिकल 172 बताता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी टर्म होती है उसके बारे में। तो हमें इसमें चेंज करना पड़ेगा, मतलब इसमें अमेंड करना पड़ेगा। अगर हमने क्या किया, या तो टर्म को कम किया या टर्म को इंक्रीज किया, तो इसमें अमेंड करना होगा। तो ये चैलेंजेस हैं, मतलब हम साइमल्टेनियस इलेक्शन लेकर के आएंगे तो ये सारे हमें चेंज करने होंगे, तभी जाकर के साइमल्टेनियस जो इलेक्शन है वो कंडक्ट हो पाएंगे। दूसरे यहाँ पर चैलेंजेस ये हैं कि देखो, नेशन लेवल के जो इलेक्शन है वो अलग पॉइंट पर लड़े जाते हैं, स्टेट के जो इलेक्शन है वो अलग पॉइंट पर लड़े जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो डिफरेंस है इसकी वजह से वो क्रिएट होगा। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि देखो, जैसे हमने देखा कि इंडिया में स्टार्टिंग में साइमल्टेनियस इलेक्शन स्टार्ट हुए थे, लेकिन 1960 में केरला में मिड टर्म डिसोल्यूशन देखने को मिला। तो इस तरीके के इशू तो बाद में भी क्रिएट हो सकते हैं। तो इस टर्म के ऊपर हमें फोकस करना होगा कि मिड टर्म डिसोल्यूशन ना हो। अब मिड टर्म डिसोल्यूशन ना हो तो इसके लिए ये हो सकता है कि अगर किसी स्टेट में मिड टर्म डिसोल्यूशन देखने को मिला तो वहाँ पर फिर प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, लेकिन ये तो डेमोक्रेसी के खिलाफ हो जाएगा, ओके। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से। इसके अलावा ये बोला जाता है कि अगर एक साथ हम इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे तो अभी तो जो ईवीएम मशीन जो हैं, जिनको पहले लोकसभा के लिए यूज़ कर लिया, फिर इस स्टेट के लिए यूज़ कर लिया, फिर इस स्टेट के लिए यूज़ कर लिया, फिर अगर आप एक साथ ही इलेक्शन करवाओगे तो आपको तो बहुत सारी ईवीएम मशीन चाहिएंगी, मतलब यहाँ पर खर्चा होगा, फिर इनको स्टोर करने के लिए खर्चा होगा,
ओके, तो ये कुछ इश्यूज हैं। इसके अलावा देखो ये साइमल्टेनियस इलेक्शन में अभी लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की गई है। अभी इसमें जो लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन है ना, उनकी बात नहीं की गई है, क्योंकि लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है। अगर इनको भी इनके साथ में अभी इन्वॉल्व किया जाता है तो 2 अथॉरिटीज़ होंगी, और यहाँ पर एक बूथ पर काम करने वाले जो लोग हैं उनको 2 अथॉरिटीज़ को अपने आप को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना होगा। तो ये कुछ इश्यूज हैं। अब लो कमीशन इसमें क्या चीज़ें रखता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, तो ये हमने प्रॉफिट भी डिस्कस किए और चैलेंजेस हैं वो भी डिस्कस किए, मतलब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने इस आर्टिकल को डिस्कस कर लिया है। अभी हमने जो प्राइवेट मेंबर बिल जो डिस्कस किया, इसमें कुछ बेसिक फैक्ट्स हम छोड़ दिए हैं, उनको आप यहाँ पर देख लीजिए। देखो 1970s के बाद में हमारे इंडिया में कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो एक एक्ट के रूप में पास नहीं हो पाया है। अब तक टोटल 14 जो बिल हैं वो प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में आए और वो एक्ट के रूप में पास भी हुई, जिसमें 1956 में 6 बिल जो हैं वो एक साथ पास हुए थे। 14th लोकसभा की अगर हम बात करें तो 14th लोकसभा में 300 प्राइवेट मेंबर बिल रिप्रेजेंट किए गए, जिनमें से ओनली 4% ऐसे थे जिनके ऊपर डिस्कशन हुआ। 96% बिल तो ऐसे थे जिनके ऊपर विदाउट एनी डायलॉग वो लैप्स हो गई। ओके, तो यहाँ पर प्राइवेट मेंबर बिल का कितना एक तरीके से ऑथराइजेशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वाइस प्रेसिडेंट के अभी इलेक्शन होने वाले हैं। 6 अगस्त को ये इलेक्शन होंगे, तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में अपोजिशन पार्टीज वो सभी अपने कैंडिडेट जो हैं वो डिक्लेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो न्यूज़ में रही इस वीक में। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन बन सकता है? सबसे पहले तो अमेरिका से हमने ये जो वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है इसको अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर जो है कंप्लीट कर चुका हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, इलेक्शन होने के लिए कि राज्यसभा का मेंबर वो बन सके, इसके लिए वो एलिजिबल होना चाहिए, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है उन्होंने नहीं गेन कर रखा हो। ओके, तो ये वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, उनकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड बात हो गई। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है हमारे इंडिया में स्पेसिफिक ये बात बोली गई है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो राज्यसभा के चेयरमैन का रोल प्ले कराएगा। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है इसमें पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसको लेकर के डिस्कशन भी किया गया था कि भाई इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन क्यों नहीं हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये डिस्कशन किया गया, तो क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से दिया गया कि वाइस प्रेसिडेंट का मेन रोल ये होता है कि वो काउंसिल ऑफ स्टेट मीन्स राज्यसभा को रिप्रेजेंट करें, उनके चेयरमैन के रूप में इनका मेन रोल होता है। ओके, हालांकि जब प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट होती है तो वो एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल प्ले करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए मेन रोल ये होता है। तो इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनका इंक्लूजन होना कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो ये वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होते हैं। सीक्रेट बैलेट मतलब पार्टी जो है वो अपना विप यहाँ पर अपॉइंट नहीं करती। सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझो कि ओपन बैलेट जब होता है तो पार्टी अपने कोई रिप्रेजेंटेटिव को रखती है। इलेक्शन हो रहे हैं तो जो भी इस पार्टी के मेंबर हैं वो अपना इलेक्शन, जो भी अपना इलेक्शन कार्ड है वो दिखाएंगे कि हम इसको अपना जो वोट है वो दे रहे हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होते हैं, मतलब पार्टी जो है वो अपना विप यहाँ पर अपॉइंट नहीं करती है। बेसिक फैक्ट्स हो गए वाइस प्रेसिडेंट को लेकर के। नेक्स्ट न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि महाराष्ट्र में लोकल बॉडी पोल्स में 27% ओबीसी कोटा दिया जाएगा। ओबीसी कोटा की बात की गई है, इससे पहले जो एमपी स्टेट है वहां पर भी दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ बेसिक फैक्ट्स हम बात करेंगे ओबीसी को लेकर के, और ये जो ओबीसी कोटा दिया गया है लोकल बॉडी पोल्स में, इसमें जो ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ टाइम पहले जुडिशरी ने मना कर दिया था कि देखो एजुकेशन में और जॉब में रिजर्वेशन देना अलग बात है ओबीसी को, लेकिन यहाँ पर जो आप एक तरीके से इलेक्शन में जो रिजर्वेशन दे रहे हो वो अलग बात है। ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला ये होता है, इसमें डिस्कशन किया गया कि किसी भी एरिया में, जैसे कि आप महाराष्ट्र में बोल रहे हो कि ओबीसी को आप क्या करोगे,
रिजर्वेशन दोगे लोकल बॉडी इलेक्शन में। तो इसमें क्या होगा, पहले कमीशन बनाओ, कमीशन जो है वो देखेगा कि कितनी पॉपुलेशन है ओबीसी की और उस पॉपुलेशन के बेसिस पर उनको रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर कोटा होना चाहिए। इसके अलावा ये भी बोला गया है ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला में कि जो रिजर्वेशन है वो मोर देन 50% नहीं होना चाहिए। अब हम ओबीसी कोटा की बात करेंगे। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 340 जो है वो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि हमारे इंडिया में जो भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनके अपग्रेडेशन के लिए प्रेसिडेंट जो है वो टाइम टू टाइम एक कमीशन जो है वो बनाएगा। और इसी कमीशन के बेसिस पर सबसे पहले 1953 में काका कालेलकर कमीशन बनाया गया था। उसके बाद में 1979 में बीपी मंडल कमीशन बनाया था और ये जो बीपी मंडल कमीशन है इन्होंने 27% रिजर्वेशन की बात रखी थी। 1992 में ये रिजर्वेशन जो है दिया गया। 1992 में इंदिरा साहनी केस में 50% का जो कैप है रिजर्वेशन को लेकर के वो भी डिसाइड किया गया था। अब हम ओबीसी कोटा के लिए और अगर बात करें तो प्रेजेंट टाइम में जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाया गया है कि देखो ये जो ओबीसी है, ओबीसी कोई एक कास्ट नहीं है, एक कम्युनिटी नहीं है, ओबीसी एक कलेक्टिव फॉर्म है, इसमें बहुत सारी कम्युनिटी आती हैं। तो ये देखा गया कि टाइम के साथ में कुछ कम्युनिटीज़ ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले लिया इस रिजर्वेशन का, ओबीसी रिजर्वेशन का, जॉब में और एजुकेशन में, लेकिन कुछ जो कम्युनिटी है उनको ज़्यादा रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिल पाया। तो यहाँ पर जितनी भी कम्युनिटी है ओबीसी रिजर्वेशन में उनको यहाँ पर बाइफरकेट किया जाएगा। और जस्टिस रोहिणी कमीशन ने ये बोला है कि हम क्या करेंगे कि जो भी कम्युनिटी है उनको 1, 2, 3, 4 में यहाँ पर डिवाइड कर देंगे और जो 1 जो नंबर पर है उसको 2%, 6% और 9% एंड 10% के नाम से जो रिजर्वेशन 27% जो रिजर्वेशन है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। मतलब जिनको ज़्यादा प्रॉफिट मिला है उनको 2% में रख दिया जाएगा, जिनको कम प्रॉफिट मिला है उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। मतलब 27% रिजर्वेशन को भी आगे जा करके डिवाइड कर दिया जाएगा। ओबीसी जो है उसके लिए एक स्टैच्यूटरी बॉडी बनाई गई थी 1993 का जो एक्ट है उसके थ्रू, और ये स्टैच्यूटरी बॉडी थी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज। लेकिन 102 मतलब 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का डेजिग्नेशन दे दिया गया है। ओके, स्टार्टिंग में ओबीसी रिजर्वेशन की जब बात की गई थी तो स्टार्टिंग में रिजर्वेशन दिया गया था सिर्फ जॉब में। उसके बाद में जो हायर एजुकेशन में 2006-07 के लगभग जो है वो ओबीसी रिजर्वेशन दिया गया था एजुकेशन सेक्टर में भी। ओके, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं रिजर्वेशन को लेकर के, वो आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर के एक पिटीशन अप्लाई की गई। पिटीशन में ये बोला गया कि हमारे इंडिया में जो है प्रेजेंट टाइम में रिलीजियस माइनॉरिटी है एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। रिलीजियस माइनॉरिटी जो है उनको सेंट्रल लेवल पर अभी डेजिग्नेशन दिया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ स्टेट्स में जैसे कि हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, इनकी बात की गई है कि ये जो कम्युनिटी है, इसके अलावा अदर कम्युनिटीज़ की बात की गई है। कुछ स्टेट्स में तो ये मेजॉरिटी में है लेकिन कुछ स्टेट्स में ये माइनॉरिटी में है। जैसे लद्दाख में हम बात करें या और भी जो हमारे जैसे कई यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में ये बात बताया। देखो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो कम्युनिटी है ना ये कुछ स्टेट्स में माइनॉरिटी में है, मतलब उनकी संख्या कम है। तो इसको लेकर के यहाँ पर पिटीशन डाली गई कि क्या चेंज होना चाहिए कि स्टेट लेवल पर जो है वो माइनॉरिटी जो है उनका डेजिग्नेशन डिसाइड होना चाहिए। इसके लिए पिटीशन डाली गई तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि माइनॉरिटी स्टेटस इन इंडिया इज स्टेट डिपेंडेंट, स्टेट के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। ओके, तो माइनॉरिटी जो है उसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 350B जो है वो माइनॉरिटी को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ओके, देखो माइनॉरिटी की जो डेफिनेशन है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, आर्टिकल 29 जो है वो ना सिर्फ माइनॉरिटी को, जो मेजॉरिटी में जो लोग हैं उनके भी जो भी स्पेसिफिक उनका ट्रेडिशन है उन सभी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। लेकिन आर्टिकल 30 जो है वो स्पेसिफिक माइनॉरिटी को डेडिकेटेड है, मतलब वो अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो ओपन कर सकते हैं जो माइनॉरिटी स्टेटस जिनको मिला हुआ है। ओके, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जब स्टेट्स में इनको भी माइनॉरिटी दिया जाएगा, स्टेट बेसिस पर जिनकी पॉपुलेशन कम है उनको भी माइनॉरिटी दिया जाएगा तो वो भी अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो ओपन कर सकते हैं।
अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया में ये है कि सेंट्रल लेवल पर जो है वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को डेजिग्नेशन दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और प्रेजेंट टाइम में 6 जो हैं वो रिलीजियस माइनॉरिटी हैं। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन कौन सी कम्युनिटी जो है, कौन कौन से रिलीजन जो हैं वो रिलीजियस माइनॉरिटी के रूप में इंडिया में आते हैं। इसके अलावा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की अगर हम बात करें तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो है वो इंडिया में स्टेट बेसिस पर इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ दोनों को ही डिफाइन करता है, लेकिन माइनॉरिटी जो वर्ड है इसकी डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ओके, तो ये माइनॉरिटी से रिलेटेड बात हो गई। एक हमने बात की थी कि आर्टिकल 350B, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई लिंग्विस्टिक ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए काम करेगा, लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में ये डेजिग्नेशन दी गई 350B के थ्रू कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो लिंग्विस्टिक ऑफिसर जो है वो अपॉइंट करें, और वो टाइम टू टाइम जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं उनके अपग्रेडेशन के लिए, उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए काम करें। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये जो आर्टिकल है वो MTP एक्ट को लेकर के है। अभी एक इशू हुआ कि पहले दिल्ली हाई कोर्ट में एक वीमेन जो हैं उन्होंने अपना पिटीशन डाली कि उनको अपनी जो प्रेगनेंसी है उनको टर्मिनेट करवाना है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि आप अनमैरिड हो, आपको ये जो MTP एक्ट है उसके थ्रू जो भी प्रोसीजर है वो आपको छूट नहीं मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट में बात गई, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आर्टिकल 21 जो है उसका इंटीग्रल पार्ट है एक सेफ अबॉर्शन। ओके, इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये भी बोला है कि MTP एक्ट जिसमें 2021 में चेंज किया गया उसमें जो हस्बैंड वर्ड है उसको हटा करके पार्टनर वर्ड किया गया है, जिसके बेसिस पर जो अनमैरिड वीमेन है उनको भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का जो भी प्रोसीजर है वो उनके लिए भी अलाउ किया जाता है। देखो 1971 में हमारे इंडिया में जो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन है उसको लीगल प्रोविज़न बनाया गया, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि किसी भी वीमेन को ये जो प्रोविज़न है वो इम्प्लीमेंट करने की पावर दी गई। इसमें ये बोला गया कि अगर प्रेगनेंसी की वजह से अगर किसी वीमेन को हेल्थ इशू हो सकते हैं, उसकी लाइफ को खतरा है, डेंजर है उसकी लाइफ में, तो उस वहाँ पर जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। फीटस जो है अगर उसमें कुछ अबनॉर्मलिटी देखने को मिल रही है तो वहाँ पर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। बात अगर हम करें कि रेप सर्वाइवर जो हैं उनको जो है उनकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए अलाउ किया गया। इसके अलावा जो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं अगर वो फेल हो जाते हैं उसकी वजह से अगर प्रेगनेंसी होती है तो उसको टर्मिनेट करवाने के लिए अलाउ किया जाता है। तो ये बेसिक प्रोविजन है, इन्हीं के बेसिस पर जो है वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाया जा सकता है। पहले जो है वो सिर्फ मैरिड वीमेन के लिए था, लेकिन 2021 में जो चेंज हुआ इसमें हस्बैंड वर्ड को हटा करके पार्टनर किया गया, मतलब अनमैरिड वीमेन को भी ये अलाउ करता है। ओके, अब हमारे जो MTP एक्ट है उसमें चेंज ये किया गया। पहले जो था 1971 में ये था कि 12 वीक्स की अगर प्रेगनेंसी है, 12 वीक्स तक की प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करवाना है तो 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो अलाउ करेगा आपको। उसके बाद में 12 से 20 तक की प्रेगनेंसी है वीक की तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर अलाउ करेंगे। अभी प्रेजेंट टाइम में चेंज कर दिया गया, 12 वीक की प्रेगनेंसी है तो 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर अलाउ करना चाहिए। 20 वीक की है, 20 से 24 वीक की अगर प्रेगनेंसी है तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर जो हैं वो इसको अलाउ करेंगे, और 24 वीक से ज़्यादा की अगर मेडिकल प्रेगनेंसी है तो उसको एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा और वो सजेशन देकर ये टर्मिनेट किया जा सकता है। ओके, लेकिन इसमें ये बताया गया है कि देखो वीमेन के जो चॉइस है उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। इसमें भी मेडिकल प्रैक्टिशनर जो हैं उनकी जो भी सजेशन है उसके ऊपर जो टर्मिनेशन है वो किया जाएगा। इसके अलावा प्रेगनेंसी टर्मिनेशन की मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या हो सकता है इसके बारे में MTP एक्ट में कोई भी बात नहीं बोली गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एंड लास्ट है पॉलिटी से रिलेटेड, और यह आर्टिकल रिलेटेड है हमारे इंडिया के 15 नंबर की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो इलेक्ट हुई हैं, और यहाँ पर 25 जुलाई को हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एन वी रमन्ना वो उनको ओथ दिलवाएंगे। तो ये तो हो गई प्रेसिडेंट के बारे में बात। देखो वैसे प्रेसिडेंट अगर हम नंबर वाइज देखें तो ये 16 नंबर की हैं, लेकिन पर्सन के बेसिस पर देखें तो 15 नंबर की हैं, क्योंकि हमारे इंडिया के फर्स्ट और सेकंड जो प्रेसिडेंट रहे थे वो राजेंद्र प्रसाद, वो सेम पर्सन थे और उन्होंने 2 टर्म जो हैं वो अपनी कंप्लीट की थी। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद,
और वो एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए अपना जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में सर्व उन्होंने किया था। सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो ऐसे प्रेसिडेंट थे जो इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर भी रहे थे। थर्ड प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन जो है वो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा ऑफिस में रहते हुए, मतलब प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रहते हुए उनकी डेथ हो गई थी और सबसे शॉर्टेस्ट टाइम के लिए वो इंडिया के प्रेसिडेंट रहे थे, 2 साल से भी कम के लिए। ओके, वीवी गिरी 4th नंबर के प्रेसिडेंट बने और वो बिकेम द फर्स्ट वन टू हैव ऑल्सो एन एक्टिंग प्रेसिडेंट, मतलब ऐसे प्रेसिडेंट जिन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट का भी रोल प्ले कर रखा था। ओके, फखरुद्दीन अली अहमद 5वें नंबर के प्रेसिडेंट, वो सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट बने। इसके अलावा इमरजेंसी जो है वो इन्हीं के टेन्योर के टाइम में डिक्लेयर की गई थी और ये सेकंड प्रेसिडेंट ऐसे रहे जिनकी अपने पोस्ट पर रहते हुए ही डेथ हो गई। नीलम संजीव रेड्डी 6 नंबर के प्रेसिडेंट और ये हमारे इंडिया के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने 64 की एज में। इसके अलावा अनअपोज्ड भी बने थे, मतलब इनके सामने जो है वो कोई खड़ा नहीं हुआ था। फिर है ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह जो है वो 7th नंबर के प्रेसिडेंट बने और फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट थे वो। 8 नंबर के प्रेसिडेंट आर वेंकट रमन, और ये जो आर वेंकट रमन है इन्होंने 4 प्राइम मिनिस्टर के साथ में काम किया और 3 को तो यहाँ पर एंड अपॉइंटेड 3 को तो अपॉइंट भी किया, वीपी सिंह, चंद्रशेखर एंड पीवी नरसिम्हा राव। शंकर दयाल शर्मा 9th नंबर के प्रेसिडेंट और उन्होंने 4 पीएम के साथ में काम किया, अपॉइंटेड 3 ऑफ देम इन लास्ट ईयर, अपने टर्म के लास्ट साल जो है 3 प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने अपॉइंट किया, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवगौड़ा और आई.के. गुजराल। नेक्स्ट है के आर नारायणन 10th नंबर के प्रेसिडेंट, फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट। ओके, ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, अभी 2022 का यूपीएससी का जो प्रीलिम्स हुआ उसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया गया कि कौन से हमारे प्रेसिडेंट थे जो सोमनाथ की विजिट पर गए थे। तो इसको लेकर के ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट कौन है, फर्स्ट इसके अलावा जो सिख प्रेसिडेंट है वो कौन रहे हैं। ओके, तो इसको लेकर के एक बेसिक अवेयरनेस आपके पास में होनी चाहिए। 10th नंबर के जो प्रेसिडेंट हैं वो फर्स्ट दलित 10th नंबर के प्रेसिडेंट के आर नारायण फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट वो रहे। ओके, और सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट के रूप में भी उनको इलेक्ट किया गया। ओके, मतलब जब वो प्रेसिडेंट बने तब उनकी एज जो है वो बहुत ज़्यादा रही होगी। एपीजे अब्दुल कलाम 11th नंबर के प्रेसिडेंट और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो रहे, वो पहले ऐसे मुस्लिम प्रेसिडेंट जिन्होंने अपना एंटायर टर्म जो है वो कंप्लीट किया, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जाकिर हुसैन और जो है फखरुद्दीन अली अहमद जो है वो अपनी पोस्ट पर रहते हुए उनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट 13 नंबर के प्रेसिडेंट बने प्रणब मुखर्जी और वो फर्स्ट बंगाली प्रेसिडेंट बने जिन्होंने इस पोस्ट पर आई, मतलब फर्स्ट बंगाली थे वो जो इस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आए। 14 नंबर के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद और वो फर्स्ट बीजेपी कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड टू द पोस्ट, और अभी बनी है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है वो संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती है। संथाल कम्युनिटी जो है आप सभी को पता है एक इम्पोर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पहली हमारी ऐसी प्रेसिडेंट जो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें संथाल लैंग्वेज के बारे में तो संथाली जो लैंग्वेज है वो हमारी 8th शेड्यूल में है और संथाली लैंग्वेज की ओल्ड चिकी जो है, ओल्ड चिकी इसकी क्या है, जैसे स्क्रिप्ट है। ओके, संथाल लैंग्वेज की ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे इंडिया का फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री होता है। इसके अलावा हेड ऑफ द स्टेट होता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आप सभी को पता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यूटी और जो लोकसभा है मतलब पार्लियामेंट जो है, इन सभी के इलेक्टेड मेंबर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके, बार बार ये बोला जाता है कि प्रेसिडेंट जो है वो रबर स्टैंप है, मतलब जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेगी उसके ऊपर प्रेसिडेंट जो है वो अप्रूवल देता है। ऐसा तो कुछ नहीं है, इस चीज़ को आप नलीफाई कर सकते हो। किस तरीके से कि कोई भी बिल जो है मान लो गवर्नमेंट ने पास करवाया पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट के पास में भेजा, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, मतलब रबर स्टैम्प तो नहीं है ना। लेकिन अगर उस बिल में बिना कोई चेंज किए दोबारा से अगर गवर्नमेंट भेजती है तो यहाँ पर प्रेसिडेंट को अपना क्या देना पड़ता है, अप्रूवल देना पड़ता है। दूसरी अगर हम बात करें तो देखो प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन की बात की जा रही थी, कंस्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशन किया जा रहा था, तो क्वेश्चन किया गया कि ये तो हेड ऑफ द स्टेट है,
नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट है, फिर यहाँ पर जो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली की जो पार्टिसिपेशन है वो होना क्या ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि देखो प्रेसिडेंट जो है वो ना सिर्फ सेंटर के लिए बल्कि स्टेट जो है उनको भी रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर स्टेट का जो पार्टिसिपेशन है वो होना चाहिए। दूसरी बात ये रख सकते हैं कि देखो ऐसा बोलते हैं कि इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, लेकिन इनडायरेक्टली इलेक्शन होकर के भी प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है उसमें जो पीपल की जो वॉइस है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे कैसे ये है कि एमपी के जो वोट की जो वैल्यू होती है यहाँ पर वो फिक्स होती है, लेकिन एमएलए के वोट की वैल्यू जो है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। मतलब जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है उस स्टेट के एमएलए की जो वोट की वैल्यू है वो ज़्यादा रहेगी। ओके तो मतलब एक तरीके से जो पॉपुलेशन जो है उसकी वॉइस को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं जब वो ओथ लेते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ओथ लेते हैं। इसके अलावा जो भी हमारी सोसाइटी है, जो भी हमारी कम्युनिटी है, जो भी हमारी पॉपुलेशन है, उन सभी के जो बेनिफिट्स हैं उनको भी प्रिजर्व करने की वो बात रखते हैं। मतलब इनडायरेक्टली जो है वो हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप सिर्फ नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट उनको नहीं बोल सकते हो, इन सारी बातों के आप प्रूव कर सकते हो कि जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारी पॉपुलेशन को इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पॉलिटी के रिलेटेड इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं जो इस वीक में न्यूज़ में रहे हैं। ओके इसी तरीके से अदर जो भी सब्जेक्ट हैं उन सभी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हैं उन सभी को हम यहाँ पर टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे और वीकली बेसिस पर जो करंट अफेयर्स हैं वो आपके लिए अपलोड किए जाएंगे ताकि आप डेली जो न्यूज़पेपर स्टडी करते हो उसको वीकली बेसिस पर इस तरीके से रिवीजन कर सकते हो। अगर ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा एक नया इनिशिएटिव है मेंटोरशिप प्रोग्राम, उसको भी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका टारगेट है 2023 में यूपीएससी क्रैक करना, तो उस क्रैक करने का जो आपका टारगेट है उसको अचीव करने में हमारे जो मेंटोर हैं वो आपके गाइडेंस के थ्रू आपकी हेल्प करेंगे। आप सभी को पता है कि यूपीएससी को क्रैक करना है तो कंटिन्यूटी जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल इसमें प्ले करती है और कंटिन्यूटी जो है वो एक स्पेसिफिक एक टाइम पीरियड, एक स्पेसिफिक टाइम टेबल जो है उसको अगर आप फॉलो करते हो तो वो कंटिन्यूटी आप में मेंटेन रह पाती है। हमारे जो मेंटोर हैं वो डेली टारगेट के बेसिस पर आपकी जो कंटिन्यूटी है उसको मेंटेन करेंगे। प्रीलिम्स एंड मेंस की इंटीग्रेटेड फॉर्म में हम आपकी जो भी प्रिपरेशन है उसको रेगुलर करेंगे। तो आप हमारा जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है उसको ज्वाइन कर सकते हो। मेंटोरशिप प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी बेसिक प्रोविजन है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के भी आप विजिट कर सकते हो। 1 अगस्त से ये जो नया इनिशिएटिव है मेंटोरशिप प्रोग्राम का वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन इसके लिए ओपन हो गए हैं और अर्ली 100 जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर अर्ली बेनिफिट दिया जा रहा है। ओके, थैंक यू।